आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है मेरे भाई हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम है समास। ठीक है, ये समास को मेरे भाई हम लोग ट्रिक से भी समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और साथ ही मेरे भाई से सीखेंगे भी एक अच्छी तरीके से, ताकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में मेरे भाई हमारा पूरा का पूरा नंबर हमको मिल सके, हर एक बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग सीखते हैं कि समास होता क्या है और समास में इतना कंफ्यूजन क्यों सभी को होता है। ये सारे कंसेप्ट को हम सीखेंगे और जहां जहां कंफ्यूजन होगी उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना मेरे भाई, समास का मतलब ये होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं, ठीक है, कुछ वाक्य जैसे लिखता हूं, कुछ विग्रह जैसे लिखता हूं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे यदि लिखता हूं कि विद्या के लिए आलय, आप बताओ भैया कि इतना बड़ा शब्द बोलना मेरे लिए अच्छा है कि मैं इसको एक छोटा सा कोई एक शब्द दे दूं वो मुझे बोलना अच्छा है। हिंदी विशेषज्ञों ने कहा कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर सकते हैं। यानी मेरे भाई हम कह सकते हैं कि हम इतने शब्द को बोलने से अच्छा है कि एक ही शब्द बोल दे और वो है हमारा विद्यालय। वो है हमारा क्या चीज? विद्यालय। और इसी प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं मेरे भाई? समास कहते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ मेरे भाई यदि आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही मेरे भाई समास कहलाता है। मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना है, बल्कि थोड़ा ही कुछ ऐसे शब्दों को बोल देंगे ताकि ये इसका भी अर्थ वही होगा, इसका भी अर्थ वही होगा, लेकिन इस शब्द से बढ़िया है कि हम इस शब्द को बोले ताकि ये कम से कम अर्थ में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट कर दे, कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट कर दे। और इसी प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग समास कहते हैं। मेरे भाई आप लोग ध्यान से सुनना, क्या मैं हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, या मैं एक ही बार बोल दूं माखन चोर, माखन चोर। तो मेरे भाई ये चीज बोलना सही है कि ये चीज बोलना सही है? तो आप सभी लोग बोलोगे भैया कि नहीं ये चीज बोलना सही नहीं है, ये बड़ा लग रहा है और इसे हम छोटे शब्द में भी बोल सकते हैं। यानी कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट कर दे, वो शब्द मेरे भाई कहलाता है। इस प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग कहते हैं समास। यानी मेरे भाई जो समास की परिभाषा होती है वो क्या होती है कि दो चीजों को यदि पास में बैठा दी जाए तो समास कहलाता है। ठीक है, समास को मेरे भाई यदि आप तोड़ोगे तो सम का मतलब होता है पास में और आस का मतलब होता है मेरे भाई बैठाना। सम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पास में, और इसको क्या करते हैं मेरे भाई हम लोग? बैठा देते हैं। ठीक है, और भी मेरे भाई कुछ ऐसे शब्द है, थोड़ा सा इसे नोट करते हुए रहिएगा। जैसे मेरे भाई क्या है? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सामग्री। अगर मैं इतना बड़ा शब्द बोलूं, क्या मेरे भाई इतना बड़ा शब्द बोलना अच्छा है मेरे लिए कि मैं छोटा सा एक वाक्य बोल दूं हवन सामग्री, हवन सामग्री। घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। अगर मैं बोलूं इतना बड़ा शब्द बोलने से अच्छा है मेरे भाई कि हम एक शब्द को बोल दे और आप बोलोगे भैया कि इसको हम कह सकते हैं घनश्याम। ठीक है, घोड़े की सवारी को हम कहेंगे घुड़सवारी। मेरे भाई ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं जो ऐसे आप बना सकते हैं। पीला है अंबर यानी पीतांबर। तो इस दुनिया में अनेक ऐसे शब्द हैं जिसको हम बना सकते हैं। ये मैं आपको दो चार एग्जांपल समझाने के लिए बताया हूं मेरे भाई कि इसको मेरे भाई कम से कम शब्दों में यदि हमको ज्यादा से ज्यादा वाक्य अर्थ प्रकट कर दे, इस प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग मेरे भाई एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समस्त पद। मेरे भाई याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक है, अभी इसके बारे में और चर्चाएं करनी है और हम ये भी पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं समस्त पद, या इसी को हम लोग कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? इसको हम लोग सामासिक पद कहते हैं, या इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं सामासिक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। तो मेरे भाई इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसमें मेरे भाई हम लोग समस्त पद भी कहते हैं, इसे सामासिक पद भी कहते हैं, इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं।
और इधर की जो मेरे भाई चीज दिखाई दे रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। ठीक है। और समास विग्रह में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो मेरे भाई यहाँ पे एक ब्रैकेट में छोटा सा चीज लिख देना कि समास विग्रह में हमें योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है, ठीक है, विभक्ति की आवश्यकता होती है और अव्यय की आवश्यकता होती है। ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे भाई घन श्याम, तो घन के हमने क्या लगाया मेरे भाई? विभक्ति लगाया है, और समान हमने क्या लगाया है? एक अव्यय लगाया है। तो इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है समास विग्रह करने के लिए। तो ये चीज मेरे भाई ध्यान से समझना कि ये चीज को हम क्या कहते हैं, इन चीजों को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं। अब बताइए मेरे भाई, क्या आपको कभी कंफ्यूजन होगा कि मेरे भाई समास कहते किसको है और समास का अर्थ किसका, समास का अर्थ क्या होता है। और मेरे भाई हम ये चीज सीखेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, सामासिक पद किसे कहते हैं, समासिक शब्द किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो समास उसे कहते हैं जो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट करे, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब इसकी परिभाषा होगी कि यदि दो चीजों को यदि पास में बैठा दी जाए तो समास कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना। आगे के मेरे भाई कंसेप्ट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं इसी तरह कंसेप्ट आपको एक एक चीज करके सिखाऊंगा ताकि एक एक नंबर मेरे भाई आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाए। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेरे भाई सीखेंगे कि समस्त पद में किसे पूर्व पद कहते हैं और किसे हम लोग मेरे भाई अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक हमने समास लेके रखा है कि पीला है अंबर जिसका, यानी इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पीतांबर कहते हैं। पीला है अंबर जिसका, यानी इसको हम क्या कहते हैं? पीतांबर। तो पीतांबर मेरे भाई क्या हुआ? ये हमारा हुआ पीतांबर, हमारा हुआ समस्त पद। पीतांबर हमारा क्या हुआ मेरे भाई? ये हमारा हुआ समस्त पद। और पीला है अंबर जिसका, इसका हमने क्या कर दिया? विग्रह कर दिया, यानी इसको हमने तोड़ दिया। विग्रह कर दिया यानी इसको हमने तोड़ दिया। तो इसको हम लोग मेरे भाई कहेंगे समास विग्रह। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समास विग्रह। जैसे आप लोग भी एक करके दिखाना मेरे भाई, आप लोग भी एक करके दिखाना। जैसे चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो इसको हम कहेंगे चंद्रमुख। क्या कहेंगे? चंद्रमुख। तो आप ये बताओ मेरे भाई कि ये चंद्रमुख क्या है? तो आप में से सभी लोग बोलोगे भैया कि ये जो चंद्रमुख है इसे हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे हम कहेंगे समस्त पद। और ये जो, इसी को हम विस्तार पूर्वक जब लिखे हैं तो ये जो हमारा कहलाएगा मेरे भाई, ये हमारा कहलाएगा समास विग्रह। समास विग्रह। ठीक है, देखिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये जो समस्त पद है ना, ये दो पदों से मिलकर बना हुआ होता है। इस बात का मेरे भाई ध्यान देना। जैसे ये समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पद है? एक हम लोग कहते हैं पूर्व पद, ठीक है, ऐसे नोट करना मेरे भाई। और एक दूसरा पद है मेरे पास जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। ठीक है, पूर्व पद, अंतिम पद। ठीक है, इतना मेरे भाई ध्यान देना। पूर्व पद को मतलब आप कह सकते हो कि ये हमारा पहला पद है। क्या कहेंगे मेरे भाई? पहला पद है। और अंतिम पद का मतलब मेरे भाई होगा ये बाद वाला पद है, बाद वाला पद है। अब जैसे मेरे भाई मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, एक मैं उदाहरण लेता हूं, एक ऐसा संधि, एक ऐसा समास लेता हूं जो आपको समझ में आए कि नहीं पूर्व पद क्या है और अंतिम पद क्या है। जैसे जैसे मेरे भाई यहां पे आप लोग बताना कि गंगा जल में, गंगा जल में पूर्व पद क्या है और अंतिम पद क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग बताना ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र में पूर्व पद क्या है, अंतिम पद क्या है। और इसके बाद आप लोग बताना मेरे भाई कि यहां पे हमने लिखा है चंद्रमुख में पूर्व पद क्या है और अंतिम पद क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हम लोग सीखेंगे, इसके बाद ही हम लोग सीखेंगे कि संधि के, समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व किसे कहते हैं, अव्ययी भाव किसे कहते हैं, बहुव्रीहि किसे कहते हैं। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि किसे पूर्व पद कहते हैं, किसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया मेरे भाई कि जो भी इस क्लास को देखेगा ना मेरे भाई, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सर्वश्रेष्ठ नंबर लेके आएगा और हर एक बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई इस चैप्टर से नंबर 1 नंबर लेके आएगा। ठीक है, ध्यान देना। हमारे पास है गंगा जल, तो
तो इस गंगा जल में मेरे भाई आप दो शब्दों को देख रहे हो, एक गंगा और एक जल। तो मेरे भाई जो गंगा है ना, जो हमारा आगे वाला पद है, जो हमारा गंगा है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्व पद है। गंगा हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्व पद। और इसमें जो जल है ना, इसमें जो जल है ना मेरे भाई, ये जो जल हमारा है ना, ये हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा। यानी जो आगे वाला पद है वो पूर्व पद, जो पीछे वाला पद है उसे हम कहेंगे अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। जैसे ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र में जो देखो ब्रह्म और पुत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जो आगे वाला पद है जो ब्रह्म हमारा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको हम कहेंगे पूर्व पद। और ये जो पुत्र है ना, ये जो पुत्र है ना, इसे हम लोग कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे, अंतिम पद। आप ये बता के दिखाओ मेरे भाई कि चंद्रमुख में पूर्व पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है। अब तो मेरे भाई आसान हो गया ना कि पूर्व पद किसे कहते हैं, अंतिम पद किसे कहते हैं। तो मेरे भाई इस चंद्रमुख में जो हमारा चंद्र है वो हमारा पूर्व पद है, और ये जो मुख है, और ये मुख हमारा क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, गंगा जल, ब्रह्मपुत्र, चंद्रमुख। अब ये बोलोगे मेरे भाई कि क्या इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबका समास बनाना संभव है? मेरे भाई बिल्कुल नहीं संभव है। मैं आपके सामने एक ऐसे शब्द को लेता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे भाई कार, ईर्ष्या, ठीक है, मोह, मोह माया। मेरे भाई कोई भी आप ऐसा शब्द ले लो, क्या इसको हम पूर्व पद और अंतिम पद में तोड़ सकते हैं? क्या हम ईर्ष्या को पूर्व पद और अंतिम पद में तोड़ सकते हैं? क्या हम मोह को पूर्व पद और अंतिम पद में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो मेरे भाई जिनको पूर्व पद और अंतिम पद में तोड़ सकते हैं वही हमारे समास कहलाते हैं, वही हमारे समासिक पद कहलाते हैं। अन्यथा इस दुनिया में हर एक शब्द समासिक पद नहीं कहलाते। जैसे किताब हो गया, किताब को हम दो अलग अलग शब्दों में तोड़ सकते हैं, आप बोलोगे नहीं भैया नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन पुस्तकालय को दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, पुस्तक धन आलय। इसलिए पुस्तकालय हमारा एक समास कहलाएगा, एक समास विग्रह, एक समास का उदाहरण कहलाएगा, लेकिन पुस्तक हमारा समास नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको हम पूर्व पद और अंतिम पदों में तोड़ सकते हैं वही हमारे समास के अंतर्गत आते हैं। मेरे भाई इन समासों को कई भागों में बांटा गया है, हिंदी के विशेषज्ञों ने इसे 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे साथ आप लोग लिखिएगा कि समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए मेरे भाई। ठीक है, हिंदी भाषा में समास के कुल 6 भेद होते हैं। मेरे मित्र जी, मेरे भाई जी, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जो सबसे कंफ्यूजन होता है वो द्विगु समास और द्वंद्व समास, द्विगु और द्वंद्व में, और तत्पुरुष और बहुब्रीहि में। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम एक एक करके मेरे भाई इसको लेवल में पढ़ेंगे। पहले हम द्विगु और द्वंद्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अव्ययी भाव पढ़ेंगे, फिर तत्पुरुष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कर्मधारय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुब्रीहि पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला हमारा समास है, हिंदी भाषा में 6 समास के 6 भेद होते हैं। मेरे साथ आप लोग लिखना मेरे भाई। पहला समास होता है द्विगु समास। पहला समास कौन सा होता है मेरे भाई? द्विगु समास। दूसरा समास कौन सा होता है? द्वंद्व, ऐसे लिखना, द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है। पहला समास है द्विगु समास, दूसरा समास है द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा समास है मेरे भाई कर्मधारय समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। मुझे मेरे भाई ना एक एक कंसेप्ट के तरीके से पढ़ाना है, लेवल वाइज पढ़ाना है। मैं चाहता तो कर्मधारय को आपको पहले पढ़ा देता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पहले द्विगु पढ़ा रहा हूं, द्वंद्व पढ़ा रहा हूं, ताकि इसमें से कंफ्यूजन आपको ना हो। फिर कर्मधारय पढ़ाऊंगा, फिर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, फिर उसके बाद बहुब्रीहि। ठीक है, ध्यान देना। द्वंद्व हो गया, अव्ययी भाव, चौथा क्या है मेरे भाई, ऐसे लिखना, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद 5वां लिखना तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, और एक लास्ट लिखना बहुब्रीहि समास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तत्पुरुष और बहुब्रीहि को इसलिए लास्ट में मैं रखा हूं मेरे भाई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। एक द्विगु समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, एक अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। तो चलिए मेरे भाई हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं द्विगु समास,
और मेरे भाई हर एक समास को हम एकदम कंसेप्ट वाइज सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो मैं आपको अभी पीछे पढ़ाया हूं वो सिर्फ आपका कंसेप्ट है, वो सिर्फ आपका तरीका है सीखने का, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग एक एक समास को सीखेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व किसे कहते हैं, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि कैसे। तो पहला हेडिंग डालिए मेरे भाई द्विगु समास, और मैं आपको यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल से पूरे लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे भाई हम लोग सीखने वाले हैं पहले समास को, और वो हमारा जो पहला समास है ना वो है द्विगु समास। तो मेरे साहब जी, मेरे भाई जी, इस समास को बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसकी ट्रिक भी मेरे भाई मैं आपको बताता हूं। देखो आगे मतलब द्वि लगा है ना, और द्वि का मतलब होता है दो, ऐसे याद रखना, द्वि का मतलब होता है दो, और दो एक क्या है, संख्या है। इसलिए द्विगु समास में क्या होता है कि पहले जो पद होते हैं ये संख्यावाचक होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, रिपीट करके बता रहा हूं, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। द्विगु में द्वि लगा है, द्वि का मतलब होता है संस्कृत में दो, और दो का मतलब हो गया संख्या। तो इसका मतलब हो गया कि द्विगु समास में जो आगे वाले पद होंगे, जो पहला पद होगा ये संख्यावाचक होगा। आप एक बार सोच के तो देखो, नवरात्रि में 9, त्रिवेणी में 3, तिरंगा में 3, त्रिलोक में 3, पंचतंत्र में 5, दोपहर में 2, नवरत्न में 9, अठन्नी में 8, चवन्नी में 4, चौमासा में 4, इसी तरह मेरे भाई ये भी है। तो मेरे भाई हम इसको ध्यान से एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, देखो जैसे नवरात्र है, इसको हमें समास विग्रह करना है नवरात्र का। देखो नवरात्र तो हमारा एक समस्त पद है, इसका हमें विग्रह करना है। तो विग्रह कैसे होगा मेरे भाई, 9 ऐसे लिखना आप लोग, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, इसी को ना मेरे भाई नवरात्रि कहते हैं। आप यहां पे ये देखोगे मेरे भाई कि जो पहला पद है, ये वाला जो पद है ये संख्यावाचक है। संख्या का मतलब क्या दिखा रहा है, गिनती। क्या दिखा रहा है मेरे भाई, गिनती। तो जो आगे वाला पद है ना ये गिनती दिखाता है, और पीछे वाला पद हमारा प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है कि उस वाक्य में, इस शब्द में जो वैल्यू है वो रात्रि की है। 9 तो संख्या दिखा रहा है, लेकिन प्रधान किस वाक्य, प्रधान शब्द कौन सा है, रात्रि है। तो मेरे भाई इस चीज का ध्यान से देखना कि द्विगु समास कहते किसको, इसलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखा हुआ था। परिभाषा हम लोग अपने से बनाएंगे, याद नहीं रखेंगे कोई भी, ठीक है। कि द्विगु समास कहेंगे किसको मेरे भाई, वह समास, क्या लिखना है मेरे भाई, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। क्या कहेंगे मेरे भाई, वह समास जिसका, ऐसे मेरे संग आप लोग लिखना, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद प्रधान हो। जैसे यहां पे रात्रि प्रधान है और अंतिम पद प्रधान हो। प्रधानता किस वाक्य की होगी मेरे भाई, अंतिम पद की होगी। अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है। जैसे इसको बना के दिखाओ मेरे भाई, त्रिवेणी का, तो इसका कहोगे मेरे भाई 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिवेणी। तिरंगा क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हो 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह क्या होगा मेरे भाई, तिरंगा होगा। आसान है कि नहीं। त्रिलोक क्या होगा, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। समझ में आ रहा है ना। पंचतंत्र, अब पंचतंत्र किससे कहते हैं, जो पंडित लोग पूजा करते हैं, जो हमारे घर पे जो पंडित जी लोग आते हैं तो वो मेरे भाई पूजा करते हैं, तो मेरे मित्र जी, उसे हम लोग कहते हैं पंचतंत्र कहते हैं। तो 5 तंत्रों का समाहार कहेंगे, 5 तंत्रों का समाहार। तो समाहार और समूह शब्द का इसमें द्विगु समास में प्रयोग किया जाता है। दोपहर में क्या होगा, 2 पहरों का समूह, क्या होगा, 2 पहरों का समूह। उसी तरह नवरत्न का बना के दिखाओ मेरे भाई, अठन्नी को बना के दिखाओ, चवन्नी को बना के दिखाओ, चौमासा का बना के दिखा दो, एक बार सतसई का बना के दिखा दो मेरे भाई, एक बार सप्तऋषि का बना के दिखा दो, एक बार चतुर्भुज का, एक बार 4 पाई, एक बार त्रिकोण का, एक बार त्रिफला का, और एक बार त्रिदेव का। मेरे भाई एक बार बना के देखिए, ठीक है। गलत हो चाहे सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसको बना के देखिए मेरे भाई, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या मुझे द्विगु समास आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
मेरे भाई इसे बना के देखो कि क्या मुझे द्विगु समास आ रहा है कि नहीं है। जब आप इसे बनाओगे ना तो मेरे भाई आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इस समास से बढ़ जाएगा। और यकीन मानना एग्जाम में इस दुनिया में मेरे भाई कई सारे द्विगु समास होंगे। मैं तो आपको मोटा मोटी कई छोटे छोटे शब्दों को लिखा हूं, लेबल वाइज शब्दों को लिखा हूं, लेकिन कई सारे द्विगु समास मिलेंगे। तो मेरे भाई आप सभी द्विगु समास को बनाने के लिए आप लोग तैयार रहोगे, ठीक है। इसलिए इसे एक बार बना के दिखाओ, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो, नवरत्न, तो नवरत्न का क्या आप लोगों ने बनाया है, नौ रत्नों का समाहार या समूह दोनों कह सकते हैं, ठीक है। कोई कोई अच्छा नहीं, दोनों भी अच्छा है। नौ रत्नों का समूह भी कह सकते हैं, नौ रत्नों का समाहार भी कह सकते हैं। अठन्नी मतलब 8 आनों का, अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह। एक बात और याद रखना कि 1 रुपया में 16 आना होते हैं, 1 रुपया में 16 आना होते। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो 8 आनों का समूह। चवन्नी में मतलब होता है, क्या कहेंगे, 4 आनों का समूह, ठीक है। उसी तरह चौमासा का क्या होगा, 4 मासा, मासा यानी मास, और मास किसे कहते हैं, महीना को। तो 4 महीनों के समूह को हम लोग कहते हैं चौमासा। सतसई मतलब, सतसई का मतलब होता है मेरे भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सतसई। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट करना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सप्त ऋषि का मतलब है, सप्त का मतलब होता है मेरे भाई 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। 4 पाई क्या है, 4 पाइयों का समूह, क्या होगा, 4 पाइयों का समूह। त्रिकोण में क्या होगा मेरे भाई, 3 कोणों का समूह, क्या होगा मेरे भाई, 3 कोणों का समूह। त्रिफला में 3 फलों का समूह, ठीक है। और त्रिदेव में 3 देवों का समूह। तो मेरे भाई इस तरीके से मेरे भाई हम द्विगु समास को एक अच्छे तरीके से पढ़े हैं, एक शानदार तरीके से पढ़े हैं, और एक बढ़िया लेवल से पढ़े हैं। लेकिन हर एक जिंदगी में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, इसलिए द्विगु समास और द्वंद्व समास में अपवाद भी है, ये बात मेरे भाई नोट करना। तो एक ऐसे लिखना इंपोर्टेंट पॉइंट, ऐसे लिखना इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 20 50 70 100 1000 700 7 लाख, ठीक है, 1000 10,000 7,000 1 लाख, कितने भी हो, ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब द्विगु समास आएंगे। क्या आएंगे, द्विगु समास आएंगे। लेकिन इनके बीच में यदि शब्द आ गए 9 तक को छोड़ के, मेरे भाई ध्यान समझना, 9 तक को छोड़ के 10 और 20 के बीच में जितने भी आएंगे अंक, जैसे 11 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 19 आ गया, 50 और 70 के बीच 53 आ गया, 54 आ गया, 57 आ गया, तो जितने भी मेरे भाई हैं, जीरो नहीं होना चाहिए, जो दहाई का अंक होना चाहिए ये वाला मेरे भाई जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मेरे भाई इन सब अंकों को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। मेरे भाई एग्जाम वाला आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस आप यही ध्यान देना कि जिस भी इकाई अंक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए और अंत में जीरो होगा तो वो द्विगु समास होगा। अगर मेरे भाई अगर अंत में जीरो नहीं है तो वो द्वंद्व समास होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है, सिर्फ दहाई के अंकों में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और चलते हैं मेरे भाई, ये द्विगु समास हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखना मेरे भाई, उतला ना कहा नहीं
ये 80 नंबर ला दे मतलब हम्म 50 नंबर ला दे मतलब वैसे वीडियो होगा तो हाँ? वीडियो होगा बस। चलिए मेरे भाई, अगला समास हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारा द्वंद्व समास। अब मेरे भैया बोलोगे कि द्वंद्व समास की ट्रिक मुझे बताओ कि द्वंद्व समास को हम लोग कैसे जानेंगे कि मेरे भाई ये द्वंद्व समास। अच्छा एक चीज आप देखो, यहाँ पे द्वंद्व समास में आपको क्या दिखा रहा है, यहां भी द्व, यहां भी द्व, ऐसे समझना मेरे भाई, यहां भी द्व, यहां भी द्व, मतलब दोनों जगह द्व है। और जब दोनों जगह द्व है तो इसका मतलब है कि ये वाला भी शब्द उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। ये वाला जितना द्व जरूरी है हमारे लिए, उतना ही ये वाला द्व जरूरी है। मतलब पहले वाले शब्द का भी प्रधानता उतनी ही होगी जितना दूसरे शब्द की प्रधानता होगी। यानी दोनों शब्द मेरे भाई क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों शब्द का मेरे भाई वैल्यू होगी। जैसे माता और पिता, तो जितनी वैल्यू माता की होगी उतनी ही वैल्यू पिता की भी होगी। पाप और पुण्य, जितना पाप का महत्व है उतना ही पुण्य का महत्व है। तो मेरे भाई जब दोनों वाक्य पर दोनों शब्द प्रधान हो जाए, ऐसे शब्द जो जिसमें पूर्व पद भी प्रधान हो जाए और उत्तर पद भी प्रधान हो जाए, ऐसे मेरे भाई शब्दों को हम लोग कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको द्वंद्व समास में एक चीज देखने को मिलेगा, एक चीज ऐसे नोट कर लेना, यहाँ पे आपको जो ये बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नर और नारी के बीच में, माता और पिता के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, खरा और खोटा के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई योजक चिन्ह। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है, ये बात मेरे भाई क्या करना, ध्यान देना। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, वह समास, ऐसे नोट करना, वह समास जिसमें दोनों पद यानी पूर्व पद और अंतिम पद भी समान हो, दोनों पद क्या हो, समान हो। और इसके विग्रह के समय ये भी नोट कर लेना मेरे भाई कि जब इसका विग्रह किया जाता है तो बीच में और लगाया जाता है, तथा लगाया जाता है, ठीक है, और लगाया जाता है, तथा लगाया जाता है और अथवा लगाया जाता है। ये तीनों शब्द का मेरे भाई हम बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे भाई माता और पिता का समास विग्रह आप लोग करके दिखाओ, एग्जाम में मेरे भाई ऐसे ही पूछा जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया और सबके सब मेरे भाई इंपोर्टेंट ही यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना। हाँ बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, दुनिया भर के शब्द हो सकते हैं, लेकिन इतने शब्दों से आप ये जान जाएंगे कि मेरे भाई द्वंद्व समास कैसे होते हैं। समास विग्रह में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माता और पिता। और हमने आपसे क्या कहा था कि जितनी माता की योग्यता होगी उतनी ही पिता की वैल्यू होगी, उतने ही पिता का महत्वपूर्ण होगा। दोनों मेरे शब्द क्या होंगे, दोनों शब्द मेरे भाई क्या होंगे, समान होंगे। दोनों शब्द की मेरे भाई क्या होगी, वह समास जिसमें दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे। इसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितना इसकी वैल्यू होगी। और इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में और लगाते हैं, तथा लगाते हैं, अथवा लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा हाँ, पाप और पुण्य के बताना मेरे भाई क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया पाप और पुण्य हो जाएगा। आसान है कि नहीं है मेरे भाई, कितना आसान है मेरे भाई, आप ये बताओ कि कितना आसान हमको लग रहा है। आप बोलोगे भैया कि बहुत आसान लग रहा है। उसी तरह मेरे भाई खरा खोटा का बना के दिखाओ, सीताराम का बना के दिखा दो, अन्न जल का बना के दिखा दो मेरे भाई, अपना पराया का बना के दिखा दो, आगे पीछे का बना के दिखा दो, रात दिन का बना के दिखा दो, फल फूल का बना के दिखा दो, सुख दुख का, नर नारी का, रुपया पैसा का, कंदमूल फल का, धर्माधर्म, मुख नासिक, सत्यासत्य, भीम अर्जुन, राधा कृष्ण, गंगा यमुना, दूध रोटी। मेरे भाई एक बार इसका प्रैक्टिस करो और उसके बाद जब मैं आपको बता रहा हूं वहां पे देखो मिलाओ कि मेरे भाई मैंने गलतियां कहां की है, ठीक है। एक बार मेरे भाई बनाओ, गलत हो चाहे सही हो, एक बार बना के देखो मेरे भाई कि क्या मुझे अब समास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मेरे भाई इसका तो बन जाएगा, इसका क्या बनाओगे मेरे भाई, खरा और खोटा, ठीक है, ये भी बन जाएगा। सीताराम का क्या होगा, सीता और राम होगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा। अन्न जल का क्या होगा, अन्न और जल होगा। अपना पराया का क्या होगा मेरे भाई, अपना और पराया होगा। बात समझ में आ रही है। आगे पीछे का क्या होगा, आगे और पीछे होगा। रात दिन का क्या होगा, रात और दिन होगा। फल फूल का क्या होगा, फल और फूल होगा। सुख दुख का क्या होगा, सुख और दुख होगा, ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, सुख और दुख, ठीक है। ऐसे मेरे भाई हम लोग को लिखना है। नर नारी का क्या होगा, नर और नारी होगा। रुपया पैसा का क्या होगा, रुपया और पैसा होगा। हाँ देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है। अब उन शब्दों को मेरे भाई फिर भी हम द्वंद्व में बनाते हैं। जैसे कंद मूल फल, तो इसको कहेंगे कंद, और इसमें तीन शब्द है, कंद भी है
मूल भी है, फल भी है। कंद और मूल और फल। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो धर्माधर्म, तो धर्माधर्म में मेरे भाई दो शब्द हैं, एक धर्म है और एक अधर्म है। अधन अ मिलके यहाँ पे आ बन गया। जब हम संधि पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि धर्माधर्म क्या चीज है। ठीक है, इसमें दो शब्द है, धर्म और अधर्म। ये मेरे भाई सबसे इंपोर्टेंट आपको मैं यहाँ पे सब लिखवा रहा हूं। ठीक है, और ये परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, यदि ये आपको वाक्य आ गए, ये आपको शब्द आ गए, तो इस दुनिया में जितने भी द्वंद्व समास होंगे आप सबको मेरे भाई कर पाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान देना। मुख नासिक में क्या होगा मेरे भाई? मुख और नासिक। क्या होगा? मुख और नासिक। नासिक नाक को, नासिक नाक को कहते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई सत्यासत्य क्या कहेंगे? ये हमारा होगा सत्य, और यहाँ पे दो शब्द जुड़ा, सत्य और यहाँ पे जुड़ा है असत्य, तो ये हमारा क्या होगा? सत्य और असत्य। ठीक है, भीम अर्जुन में क्या होगा? देखो भीम प्लस अर्जुन, अ धन अ मिलके आ बना है, यानी ये दीर्घ स्वर संधि है। इसको हम लिखेंगे भीम और अर्जुन। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो जाएंगे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, दूध रोटी का दूध और रोटी। जितने भी मैं मेरे भाई टिक लगाया हूं इसको आप खुद से बनाएंगे, ये बहुत आसान है मेरे भाई। और जो मेरे भाई आपको समझाने वाली चीज थी मैंने आपको समझा के लिखवा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? बोलोगे हाँ भैया सब कुछ अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है। हम देखो मेरे भाई जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे मेरे भाई कि आजीवन हमेशा के लिए मेरे भाई हर एक प्रतियोगी परीक्षा में या जो भी एक एग्जाम है मेरा, उसमें हम सर्वश्रेष्ठ नंबर लेके आए। ठीक है, सभी क्लासेस को मेरे भाई देखना, एक एक करके देखना। हिंदी में मेरे भाई आप विद्वान बन जाओगे, आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो ये द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। देखिए मेरे भाई अगले समास के कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, और मेरे भाई जो अगला समास हम लोग पढ़ने वाले वो है कर्मधारय समास। ठीक है, आपके सिलेबस में कोई भी हो सकता है मेरे भाई, मैं 6 के 6 समास को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मेरे भाई पढ़ ही रहे हैं तो एक ही बार पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब एक ही बार पढ़ रहे हैं तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, क्यों बार बार मेरे भाई कोई छोड़ के पढ़ाऊंगा मैं। तो वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। हाँ, कर्मधारय समास यदि आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक विशेष से पहले आता है, एक विशेषण बाद में आता है, एक विशेषण पहले आता है, विशेष से बाद में आता है, एक बार दोनों बार विशेष आता है, एक बार दोनों बार विशेषण आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको नोट्स दूंगा मेरे भाई वहां पे आप लोग देख लेना। ठीक है, ये चारों के चारों मेरे भाई यही है। जैसे देखो मेरे भाई, काला आदमी, आदमी की विशेषता कैसी है कि वो काला है, काला यानी करिया है, तो इसका मतलब आदमी की विशेषता कैसी है? वो काला है। तो काला इसकी क्या होगी? विशेषता। और जो भी मेरे भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम मेरे भाई क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब परिभाषा लिखना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और ये जो आदमी है ना, इस आदमी को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। विशेष्य में यानी ये संज्ञा भी हो सकता है, ये सर्वनाम भी हो सकता है, ये बेचारा संज्ञा भी हो सकता है, ये सर्वनाम भी हो सकता है। तो जो आदमी की विशेषता बता रहा है वो विशेषण, और जो आदमी होगा वो संज्ञा होगा, और संज्ञा और सर्वनाम यदि कोई है तो इसे हम विशेष्य भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। श्वेत कमल, कमल की विशेषता कैसी है कि वो सफेद है, तो यानी हम कहेंगे श्वेत है जो कमल। क्या कहेंगे मेरे भाई? श्वेत है जो कमल। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो सत्पुरुष, सत्पुरुष का मतलब होगा सच्चा है जो पुरुष, सच्चा है जो पुरुष। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। पुरुष की विशेषता कैसी है? सच्चा है। कमल की विशेषता कैसा है? श्वेत है। राजा की विशेषता कैसी है? महान है। अध्यापक की विशेषता कैसा है? प्रधान है। बुद्धि कैसी है? बुरी है। आत्मा कैसी है? महान है। पानी कैसा है? काला है। नयन कैसा है? कमल के जैसा है। आत्मा कैसी है? बुरी है। चक्की, चक्की कैसी है? पवन की चक्की है। उत्तम कौन है? पुरुष है। वीर कौन है? महान है। प्रिय कौन है? प्राण हमारा प्रिय। श्याम कौन है? घन है। मुख कैसा है? चंद्र के समान। अंबर कैसा है? पीला है। और देव कैसे है? महान है। मेरे भाई जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वो हमारा कहलाता है कर्मधारय समास। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, जब एक शब्द दूसरे की विशेषता बताते हैं, मैं आपकी विशेषता बताऊं तो इसलिए वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास। जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं वो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास।
आप मेरे भाई सबका एक बार बना के दिखाओ, एक बार सबका बना के दिखाओ मेरे भाई, आपको एक बार अलग से कहीं पे एक बार रफ पे प्रैक्टिस करके एक बार इसी। चलिए मेरे भाई, हाँ साथ ही साथ बनाते हुए रहिएगा मेरे भाई और साथ ही साथ लिखते हुए भी रहिएगा। तो महाराज का क्या होगा? महान है जो राजा, महान है जो राजा, तो राजा की विशेषता कैसी है? वो महान है। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक का क्या होगा? प्रधान है जो अध्यापक, इसको हम कहेंगे प्रधानाध्यापक। कुबुद्धि, कु का मतलब होता है मेरे भाई बुरी, बुरी है जिसकी बुद्धि, बुरी है जिसकी बुद्धि, उसको हम कहेंगे कुबुद्धि। ठीक है। महात्मा का क्या होगा? महान है जो आत्मा, क्या कहेंगे? महान है जो आत्मा, उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? महात्मा कहेंगे। ठीक है। काला पानी क्या कहेंगे? काला है जो पानी, काला है जो पानी। ठीक है। कमल नयन क्या होगा? तो आप सभी लोग लिखना, कमल के समान है नयन जिसका, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। बुरी आत्मा कहेंगे, बुरी है जिसकी आत्मा, ये तो हमने बता चुका है, नहीं बताया। बुरी है जिसकी आत्मा। समझ में आ रही है मेरे भाई कि कैसे हम लोग करेंगे? हाँ, पवन चक्की का, पुरुषोत्तम का, महावीर का, प्राणप्रिय का, घनश्याम का, चंद्रमुख का, पीतांबर का, महादेव का। कितने लोग मेरे भाई इसको बना के रखे हैं? आइए मेरे भाई मिलाते हैं इसको। पवन चक्की का क्या है? तो पवन चक्की का मतलब क्या? आप ऐसे बोलोगे मेरे भाई कि पवन है जो चक्की, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। आप इसको कैसे बोलोगे? आप इसको कैसे बोलोगे मेरे भाई, ये आप बताना। ठीक है। आप इसको कैसे बोलोगे? आप इसका बना के देखो। पुरुषोत्तम का आपने बना दिया होगा, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है। महान है जो वीर, क्या बनेगा? महान है जो वीर। इसका लिखना प्राण प्रिय का, प्राण, ठीक है, प्राण से प्रिय, प्राण से जो है प्रिय, प्राण से जो है प्रिय। घनश्याम मतलब, घन मतलब बादल के समान श्याम, ऐसे लिखो घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। तो हमारे कृष्ण जी का जो रंग था, जो शरीर का रंग था, वो कैसा था? बादल के समान। ठीक है। श्याम का रंग कैसा था? बादल के समान था। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान है मुख, चंद्रमा के समान मुख। और पीतांबर का मतलब पीला है वस्त्र, पीला है अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, पीला है अंबर जिसका। ठीक है। महादेव, उसके बाद क्या है? महादेव। पीतांबर, पीतांबर हमने देखा है मेरे भाई, पीला है अंबर जिसका। हाँ, महादेव का क्या होगा? महान है जो देव, महान है जो देव, तो क्या हो जाएगा? महादेव। पवन चक्की का क्या होगा? पवन से चलती है जो चक्की, पवन से चलती है जो चक्की। अब ये हमारे पास हो जाएगा पवन चक्की का। तो बात मेरे भाई समझ रहे हो? तो एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए, वहां पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, वो होता है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में किसको ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ठीक है। ये भी तो हो सकता है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला वस्त्र कौन पहनते थे? हमारे कृष्ण जी। अगर यहां पे लिख देगा कि पीला है अंबर जिसका, अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि को मारेंगे, अगर नहीं है तो कर्मधारय मारेंगे। लेकिन मेरे भाई मैं आपको अभी बताऊंगा, जब मैं आपको बहुब्रीहि पढ़ाऊंगा तो वहीं पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि एग्जाम में अगर ऐसा आपको शब्द मिल जाए जिसमें दोनों के दोनों समास बनते हो तो कौन सा समास हमें टिक लगाना चाहिए। ठीक है। वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 ऐसे आपको शब्द बताऊंगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, हम एक एक चीज को सीखते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा समास हो गया। अगले समास की ओर चलते हैं मेरे भाई, और जो हमारा अगला समास है वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी समास है। चलिए देखिए मेरे भाई, अगला हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास, और इसकी ट्रिक जानने के लिए ढेर सारे लोग इसका प्रयास करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें जो आगे का शब्द होता है वो होता है उपसर्ग होता है, इसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं। आप पूछोगे भैया कि ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। आप जानते भी होगे,
नहीं जानते हो तो भी मैं बता रहा हूं उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। देखो मेरे भाई, ठीक है, ऐसे देखो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, मोटा मोटी मेरे भाई समझो। उपसर्ग क्या होते हैं कि जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे उपसर्ग में मैं आपसे एक शब्द बोलता हूं अभी, अभी से आप कोई बनाइए शब्द, जैसे अभी से आपने क्या बना दिया, अभिषेक, अभिषेक, ठीक है, अभी से आपने बना दिया, ठीक है, अभिषेक बना दिया, अभिलाषा आपने बना दिया, ठीक है, अभिषेक बना दिया, अभिलाषा बना दिया, ठीक है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त बना दिया आपने, ठीक है, अभिव्यक्त आपने बना दिया, अविनाश, ठीक है। तो आप कई शब्द बना सकते हैं, लेकिन यदि मैं प्रत्यय की बात करूं, जैसे मैं आपको प्रत्यय की बात करता हूं, पीछे, पीछे लगते हैं, जैसे वाला, तो वाला हमारा कहां लगेगा, किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। जैसे हम क्या बताते हैं, दूध वाला, ठीक है, हम आपके सामने एक लिखते हैं सब्जी वाला, ठीक है, आपके सामने कोई भी होगा मिठाई वाला, मिठाई वाला, ठीक है, दूध वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला, हलवाई वाला। तो कई सारे चीज हो सकते हैं मेरे भाई। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, यानी आगे लगते हैं, अभी 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 अभी, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, तो अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी आगे वाला ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। और जिन शब्दों के उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे इसमें देखो ये चीज आपको याद रखनी है, ये ट्रिक है, ये छोटी सी ट्रिक है कि इसमें प्रायः अ लगा हुआ होता है, आ लगा होता है, नी, निर, स, प्रति, यथा, भर, अनु, अति, बे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे भाई अ शब्द से बना के दिखाओ, मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको क्या करता हूं मेरे भाई, बना के ही दिखाता हूं कि कैसे मेरे भाई अव्ययी समास बनते। चलिए मेरे भाई, तो मैंने क्या किया है कि इसी के अनुसार यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब इस बात का मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई कि एक ही चीज ध्यान देना कि अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होगा वो हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। और जब भी हम दोनों को तोड़ेंगे तो जो पीछे वाला शब्द होगा ना, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे मेरे भाई ध्यान से समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आ शब्द से बनाओ, आपने बना दिया मेरे भाई कि आम। लो भैया, आम भी तो हो सकता है, आम क्यों नहीं हो सकता है, आम भी तो अव्ययीभाव समास हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आ जुड़ा हुआ है। आपने सही बोला मेरे भाई कि आ जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे भाई इसको यदि आप तोड़ोगे तो आ अलग हो गया, म अलग हो गया। म कोई अर्थ है, ये कोई शब्द है, बोलोगे भैया नहीं है, इसका मतलब ये समास नहीं हुआ। देखो अशुद्ध है, अशुद्ध को आप एक बार तोड़ के देखो, अधन शुद्ध, अधन शुद्ध, तो अ का मतलब होता है नहीं, अशुद्ध का मतलब होता है अच्छी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो मेरे भाई जब हम दोनों शब्दों को अलग अलग तोड़ सकते हैं, और जो आगे वाला पद होगा यदि उपसर्ग होगा, तब मेरे भाई जो इस समास को हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ पे आओ, और यहाँ पे हम एक एक उदाहरण का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो, अ शब्द से हमने बनाया है अशुद्ध, अशुभ, अनाथ, असत्य, ठीक है। आ से हमने बनाया है आजीवन, आ में जीवन जुड़ा हुआ है, आजन्म, आ में जन्म जुड़ा हुआ है, आडंबर, आ में डंबर जुड़ा हुआ है। नि शब्द से मेरे भाई क्या है, निरोग, निस्वार्थ से मतलब देखो निर, इसमें निर शब्द है, निस्वार्थ, इसमें निस्वार्थ है, निष्क्रिय, समझ में आ रहा है। स से हमने क्या बनाया है, सनाथ, एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। तो जिसके मम्मी पापा जिंदा है वो सनाथ है, जिसके जिंदा नहीं है वो अनाथ है। प्रतिबल, प्रति, प्रति में क्या जुड़ा हुआ है, बल जुड़ा हुआ है। प्रति में क्या जुड़ा है, सत जुड़ा हुआ, सत मतलब 100, प्रति में एक जुड़ा हुआ है, प्रत्येक। यथा में शक्ति जुड़ा, इसका मतलब होता है कि यथा शक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब होता है अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, ऐसे नोट करना, ठीक है। यथा संभव मतलब संभव के अनुसार, यथा योग्य मतलब योग के अनुसार। देखो यहाँ पे बे लगा है, तो बेशर्म हो गया, बेवजह हो गया, भरपेट हो गया, भरपूर हो गया। तो पेट भी शब्द है, पूर भी शब्द है, जह भी शब्द है, ठीक है, वजह भी शब्द है, शर्म भी शब्द है, ठीक है। आगे उपसर्ग लगा होगा, पीछे हमारा शब्द चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, और प्रधानता किसकी होगी, पीछे वाले शब्द की होगी। मेरे भाई यदि यहाँ अ हटा दोगे तो वाक्य क्या, प्रधानता क्या, वाक्य ही पूरा बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रधानता कौन होगी, प्रथम पद होगी, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम लोग सीखेंगे मेरे भाई तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए मेरे भाई अगले समास की ओर चलते हैं, और अगला समास हम लोग का है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या है, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, इसका ट्रिक ही समझ लेना मेरे भाई कि क्या है। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी पीछे वाला पद प्रधान होगा,
और साथ ही कारक विभक्ति का उपयोग होगा। ये बात मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना कि कारक विभक्ति का लोप होगा। कारक विभक्ति कौन कौन से होते हैं? हाँ, इसमें ये जान लेना कि इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होना चाहिए। मेरे भाई सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको ये कि तत्पुरुष समास में ये कैसा परिभाषा आपने लिखा हुआ है, लेकिन यकीन मानना मेरे भाई ये सबसे आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है? देखना मेरे भाई, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, कारण के कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। संप्रदान के लिए, अपादान से, ये से साथ के लिए होता है, ठीक है? कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे को भी होता है। अपादान से साथ के द्वारा होता है, के द्वारा। अपादान से संबंध, संबंध में 9 आते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, डे। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6। अधिकरण, अधिकरण में पर। अब मेरे भाई ये चीज देखना मेरे भाई, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन है और है। तो इसमें मेरे भाई तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होता है, सिर्फ ये 5 ही कारक होते हैं और इन्हीं 5 कारक से मेरे भाई हम तत्पुरुष समास बनाते हैं। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। अब हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई ये सब के सब तत्पुरुष के प्रकार है, ठीक है? ये सब के सब मेरे भाई क्या है? तत्पुरुष के प्रकार है, ठीक है? ये सब किसके प्रकार है? तत्पुरुष के प्रकार है, ठीक है? जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, हम पहला एग्जांपल आपको बताते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। किसकी बात कर रहे हैं? कर्म तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं, ठीक है? कर्म तत्पुरुष समास में हमारे पास क्या आना चाहिए? को आना चाहिए। जैसे देखो मेरे भाई, जैसे हम आपके सामने एक चीज लिखते हैं, माखन चोर। तो माखन चोर में क्या है? माखन चोर। इसका मतलब ये होगा कि माखन को चुराने वाला। बात समझ में रहे हो मेरे भाई? तो ये जो बीच में को आया है ना, ये को है ना, ये को किसको दर्शा रहा है? कर्म तत्पुरुष समास को, ठीक है? ये चीज मेरे भाई ध्यान देना कि जिसकी जो विभक्ति होगी उसी को ये तत्पुरुष दर्शाएगा, ठीक है? मैं आपके सामने और भी एग्जांपल ऐसे आपको दिखाता हूं, जैसे और भी एग्जांपल मेरे भाई ध्यान से सुनना। जैसे रथ चालक, ठीक है? जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, आपने नाम सुना होगा। कथाकार, ठीक है? अब यहां पे देखना कि आप कैसे पहचानोगे मेरे भाई कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे रथ चालक है तो इसका मतलब होगा कि रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, ठीक है? अच्छा, जेब कतरा क्या होगा? जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला यही तो कहलाता है जेब कतरा। और कथाकार का मतलब कथा को कहने वाला, कथा को कहने वाला। अब यहाँ पे ये चीज देखो मेरे भाई, आप यहाँ से ढेर सारा चीज सीखोगे कि मेरे भाई कर्म तत्पुरुष यदि मुझे पहचानना होगा तो यदि मुझे वाक्य में को छिपा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। समास तो है ही, तत्पुरुष समास तो है, लेकिन ये कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह हम करण तत्पुरुष समास के संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब के एग्जांपल्स हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो 90% से ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में जो अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% मतलब बहुत बोल दिया हूं, जो अधिकतम क्वेश्चन जहां से फंसाया जाता है, जहां से बोला जाता है मेरे भाई, वो यही समास है, ठीक है? ये वही समास है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके मेरे भाई सबसे एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? हाँ, मैं आपको फिर अब क्या बताता हूं, ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास क्या होगा, ठीक है? जब आप अपने कॉपी में नोट बनाओगे मेरे भाई ना, तो आप जब इसको देखोगे ना तो एक बार देखने से समझ में आ जाएगा कि कर्म तत्पुरुष समास में को रहेगा, करण तत्पुरुष समास में से होगा, ठीक है? से साथ वाला होगा, साथ वाला होगा, ठीक है? संप्रदान वाले में के लिए होगा, अपादान में से होगा, संबंध में का, की, के, रा, रे होगा, अधिकरण में पर होगा, ठीक है? चलिए मेरे भाई देखिए मेरे भाई,
अगला हम किसकी बात कर रहे हैं, करण तत्पुरुष समास की। और करण तत्पुरुष समास में किसकी आने की संभावना होती है मेरे भाई, से ये के द्वारा मेरे भाई यहां से होगा, से साथ में यानी के द्वारा का प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है मेरे भाई के द्वारा। जैसे मन से चाहा, मन से चाहा यानी मन के द्वारा चाहा, ये साथ की बात हो रही है, ठीक है। रस भरा का मेरे भाई बना के दिखाओ, क्या होगा, रस से भरा, क्या होगा मेरे भाई, रस से भरा। अच्छा, हस्तलिखित का क्या होगा, हस्त मतलब हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। रोगग्रस्त का मतलब रोग से ग्रसित, रोग से ग्रसित, इसको कहेंगे रोगग्रस्त। आपको ये चारों शब्दों में क्या दिखाई दे रहा है, चारों शब्दों में एक ही चीज दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि करण तत्पुरुष कारक है, इसमें से का प्रयोग किया गया है, से का प्रयोग किया गया है, से का प्रयोग किया गया है, से का प्रयोग किया गया है। और से का मतलब होता है यहाँ पे साथ में, यानी यह इस वाक्य से, इस शब्द से इस शब्द क्या है, साथ। रोग से ग्रसित ये साथ में है, हस्त से लिखित ये भी साथ में है, रस से भरा ये भी साथ में है, और मेरे भाई मन से चाहा ये भी साथ में है, रस से भरा ये भी साथ में, ठीक है। हाँ भाई आगे देखो, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, संप्रदान मतलब क्या होगा, के लिए, क्या होगा, के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई का घर नहीं होता है, जैसे मेरा अपना खुद का घर नहीं होता है, रसोई, रसोई का अपना खुद का घर नहीं होता है, ये होता है मेरे भाई रसोई के लिए घर होता है। क्या लिखोगे मेरे भाई, रसोई के लिए घर। देश के लिए भक्ति, देश का भक्ति नहीं होगा, देश के लिए भक्ति होगा, ठीक है। उसी तरह न्याय के लिए, न्यायालय का बना के दिखाओ, विद्युत गृह बना के दिखाओ मेरे भाई, क्या होगा, न्याय के लिए आलय। बात समझ में आ रही है। विद्युत गृह का क्या होगा, विद्युत के लिए गृह, विद्युत के लिए गृह, ठीक है, के लिए गृह। यहां पे आप देखोगे कि के लिए यहां भी प्रयोग हुआ है, यहां भी के लिए, यहां भी के लिए, यहां भी के लिए। तो मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। मतलब हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, संप्रदान सीख लिया। अब हम अपादान और संबंध को सीख लेते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण को लेके, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई, बस मुझे ये बताना, यकीन मानना मेरे भाई, जब ये क्लास पूरी आप खत्म करोगे ना, तो आप पूरे समास को मेरे भाई एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में मैं आपके सामने बना रहा हूं मेरे भाई, और पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मैं कोई भी चीज छोड़ के ऐसे भाग रहा हूं, या कोई भी चीज मैं छोड़ के बना रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, इससे भी डीप में आपको पढ़ा पाता। लेकिन मेरे भाई कहने को मेरे भाई मैं पढ़ाता, लेकिन वो कहता ना कि वो एकदम बोरिंग सब्जेक्ट हो जाती है, और मैं आपको सिर्फ वही चीज पढ़ा रहा हूं जितना आपके लिए हर एक प्रतियोगी परीक्षा में जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात को। तो ये है मेरे भाई करण तत्पुरुष समास, ये संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद हम लोग मेरे भाई तीन और समास है, इसके भेद ही है, अपादान, संबंध, अधिकृत। ये पढ़ने के बाद हम लोग बहुब्रीहि पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को मेरे भाई समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। हाँ, आपको मैं बता दिया हूं मेरे भाई कि अपादान तत्पुरुष समास में से होगा, और ये साथ के लिए प्रयोग होगा। से का मतलब साथ के लिए, करण से के नहीं, ये से का मतलब अलग के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती किया मेरे भाई, मुझे माफ करिएगा, इससे अलग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना मेरे भाई सॉरी, ठीक है, ठीक, ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे भाई इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसका यहाँ पे करण वाला साथ में होता है, अपादान वाला अलग के लिए होता है। जैसे रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, रोग से अलग हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई मेरे भाई, बोलो, रोग से अलग हो गया। आप बोलोगे यहाँ देश मुक्त, मेरे भाई क्या होगा, देश से मुक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपराध मुक्त मतलब अपराध से मुक्त हो गया, अपराध से क्या हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। काम चोर का मतलब काम से चोर हो, वो काम से चोर है, काम से चोरी करता है, इसलिए काम चोर होगा। तो रोग से अलग होगा, यहाँ देश से मुक्त होगा, अपराध से मुक्त होगा, काम से चोर होगा, ये सब अलग होने की बात कर रहे हैं। मैं रोग से मुक्त हो गया मतलब मैं रोग को छोड़ दिया हूं, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, दोष मुक्त मतलब दोष मेरा मुक्त हो गया है, और अपराध मुक्त मैंने अपराध को अपना खत्म कर दिया है। काम चोर मतलब मैं काम से दूरी बना रहा हूं, यह मैं काम चोर हूं। तो जब भी दूरी बनाने की बात हो, पृथक्करण की बात हो, अलगाव की बात हो, वहां पे अपादान कारक होता है, और यहाँ पे जब किसी शब्द के बीच में आ जाए वो अपादान तत्पुरुष समास होता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। संबंध का मतलब होता है, इसमें मेरे भाई 9 पार्ट होते हैं टोटल, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने।
अब मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, संबंध तत्पुरुष कारक के हजारों शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही शब्द लिखवाया हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे राजपुत्र मतलब क्या होगा, राजा का पुत्र। राजकुमारी, राजा की कुमारी तो राजकुमारी होगा। राजा का पुत्र क्या होगा, राजपुत्र। देश रक्षा मतलब देश की रक्षा, देश के लिए रक्षा नहीं होता है, देश की रक्षा किया जाता है। गंगा जल का मतलब गंगा का जल, समझ में आ रहा है। ग्राम प्रधान मतलब गांव का प्रधान, गांव का प्रधान। मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा। ठीक है, एक चीज मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान देना, मूर्ति की पूजा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे की ये वाला होगा, ये वाला की कहाँ यूज करते हैं, ये वाला की कहाँ पे यूज करते हैं, ये वाला की मेरे भाई संबंध में यूज करते हैं, संबंध में। ठीक है, ये वाला की हम लोग संबंध में यूज करते हैं, बाकी कहीं भी मेरे भाई ये वाला की का हम उपयोग करते हैं। ये नोट बना के मेरे भाई लिख लेना। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, देश की रक्षा, गंगा का जल, गांव का प्रधान, मूर्ति की पूजा, तो इन सब में मेरे भाई क्या है, का की के का उपयोग किया गया है। और का की के रा री रे ना लेने आता है तो कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई हम लोग सीखेंगे कि अधिकरण तत्पुरुष कारक क्या होते हैं, इसे भी मेरे भाई सीख लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए मेरे भाई जी, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अधिकरण तत्पुरुष कारक। ठीक है, देखिए, हाँ, अधिकरण तत्पुरुष कारक में ये भी ध्यान दीजिए, इसमें में आएगा, पर आएगा। जैसे यहाँ पे गृह प्रवेश था, हम लोग क्या कहते हैं, गृह प्रवेश का मतलब क्या हुआ कि गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश। ठीक है, देखिए गृह प्रवेश का मतलब क्या होगा कि गृह में प्रवेश एक स्थान का नाम बोध कराती है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड में लिख रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ये सब जितना भी कंटेंट है ये सब लिखवाने वाला कंटेंट है। ठीक है, इसके आधार पे सभी कुछ शब्द बन जाएंगे मेरे भाई। मेरी बात, मेरे एक एक लैंग्वेज को ध्यान देना, इसके आधार पे सभी बन जाएंगे। आपको ऑप्शन में देगा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, तो ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, वनवास का मतलब वन में वास, वन में वास करना ही क्या कहलाएगा, वनवास कहलाएगा। लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, यानी लोक में प्रिय होगा तो वो लोकप्रिय होगा। समझ में आ रही है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, अस्वर्गवास मतलब स्वर्ग में वास हो गया, स्वर्ग में यदि आपका वास हो गया तो ये क्या कहलाएगा, स्वर्गवास। तो यहाँ पे हमने देखा मेरे भाई कि यहाँ में मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ में मिला, में मिला, में मिला, में मिला, तो में यहाँ पर मिलता है मेरे भाई, तो वहां पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो हमने मेरे भाई 5 तत्पुरुष को एकदम विधिवत और अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। और सबसे लास्ट में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बहुब्रीहि समास को। ठीक है, बहुत आसान सा समास है, उसे भी मेरे भाई ध्यान से समझते हैं, एकदम कंसेप्टुअल है, बहुत आसान है बहुब्रीहि समास। ठीक है, सबसे लास्ट में रखा हूं इसलिए मेरे भाई वो ध्यान से देखना। अक्सर करके बहुब्रीहि समास में हमें देवताओं के नाम भी पढ़ने होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि गज के समान है आनंद जिसका, यानी गजानन, किसी की बात कर रहा हूं मैं, भगवान गणेश जी की बात कर रहा हूं। पवन के हैं जो पुत्र, यानी पवन पुत्र अर्थात हनुमान जी की बात कर रहा हूं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात हनुमान जी। ठीक है, ऐसे से मेरे भाई आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, वो शब्दों को मेरे भाई यहाँ पे व्याख्या करने वाला हूं। और वही चीज मेरे भाई क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास की एक पद दूसरा आपस में प्रधान न होकर बल्कि कोई और पद प्रधान होता है, वहां पे हम बहुब्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए उसे बहुब्रीहि समास, जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें। तीसरे पद यानी न इसकी बात की जा रही है न इसकी बात की जा रही है, बात किसी और की जा रही है। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। अच्छा, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि यहाँ पे 3 है तो 3 तो एक संख्यावाचक है, और आपने बोला है भैया कि जब एक संख्यावाचक होते हैं तो वहां पे द्विगु समास होता है। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि वो द्विगु समास है, यहाँ पे आप बहुब्रीहि बता रहे हैं। मेरे भाई ऑप्शन का खेल होता है। यदि आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे कि कर्मधारय, ठीक है, ऐसे दे दे कि द्विगु, ऐसे आपको दे दे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में समास क्या है, त्रिनेत्र में समास क्या है,
और आपको दूसरा ऑप्शन दे दे तत्पुरुष, तीसरा आपको दे दे कर्मधारय, कर्मधारय हो गया, आपको दे दे अव्ययी भाव, और चौथा आपसे दे दे मेरे भाई बहुब्रीहि। तब आप मेरे भाई किसको मारेंगे? बहुब्रीहि मारेंगे। अगर यहाँ पे द्विगु भी दिया रहे तो भी मेरे भाई किसको मारेंगे? बहुब्रीहि को मारेंगे। सर्वप्रथम एक ही बात ध्यान देना मेरे भाई कि बहुब्रीहि का कोई भी मेरे भाई अगर ऑप्शन में मिल जाए तो सबसे पहले बहुब्रीहि को मारेंगे। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब हम किसी और में जाएंगे, बात समझ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखो पीतांबर है तो पीला है अंबर जिसका, तो ये तो हमारा तत्पुरुष समास भी होगा, कर्मधारय समास भी होगा। लेकिन कर्मधारय समास मेरे भाई अगर ऑप्शन में दिया है कर्मधारय, ऑप्शन में दिया है बहुब्रीहि, तो हमेशा बहुब्रीहि को मारेंगे। जब ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया रहेगा तब हम कर्मधारय को मारेंगे। ये बात एग्जाम में मेरे भाई ध्यान है, तो हमेशा एक बार ऐसे लिख लेना एग्जाम में, ठीक है। बहुब्रीहि का ऑप्शन दिखेगा, बहुब्रीहि को सर्वप्रथम पसंद करेंगे, सर्वप्रथम टिक लगाएंगे या सर्वप्रथम उसे सही करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में बहुब्रीहि दिखेगा तो उसे हम बहुब्रीहि मारेंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तब हम जाएंगे कर्मधारय की। अरे हाँ ठीक है, कर्मधारय की। पीतांबर का मतलब पीला है अंबर जिसका, किसकी बात कर रहा हूं? अर्थात श्री कृष्ण जी की बात कर रहा हूं। दशानन का क्या होगा? 10 है आनन जिसके, जिसके किसके 10 आनन थे मेरे भाई? रावण के, अर्थात रावण, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? रावण की बात कर रहे हैं। अगला लिखना मेरे भाई 4 है आनन जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, 4 है आनन जिसके, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं? अर्थात विष्णु जी के 4 मुंह थे, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। पंचमुखी का मतलब 5 है मुख जिसके, 5 है मुख जिसके, अर्थात किसको किसको पता है मेरे भाई 5 मुख किसके हैं? हनुमान जी के, अर्थात हनुमान जी। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है मेरे भाई? अर्थात किसकी बात कर रहा हूं? भगवान शिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। मुरली को धारण किए हुए, मुरली ये तो सब लोग बता देंगे, मुरली को धारण किए हुए लिखना मेरे भाई, मुरली को धारण किए हुए कौन है? अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। चंद्रचूड़, चंद्रमा को चूड़ में लपेटे हुए, लपेटे हुए, चूड़ का मतलब होता है जो ऊपर ऐसे जटा नहीं बनाई जाती है उसको, तो किसने मेरे भाई चंद्रमा को अपने जटाओं में बांध रखा है? तो वो है अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। श्वेत है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, श्वेत है अंबर जिसका, अंबर का मतलब ऐसे लिखते ना वस्त्र, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती, अर्थात मेरे भाई क्या होगा? सरस्वती। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, लंबा है उदर, उदर का मतलब क्या होता है? पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूं? अर्थात श्री गणेश जी की, किसकी बात कर रहा हूं? श्री गणेश जी की, ठीक है। गज, गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है, हाथी के समान आनन है जिसका, हाथी के समान आनन है जिसका, लिखना मेरे संग, किसकी मैं बात कर रहा हूं? अर्थात श्री गणेश जी की। तो श्री गणेशाय नमः ऐसे लिख देना मेरे भाई, श्री गणेशाय नमः लिख देना मेरे भाई, और कमेंट में मेरे भाई ऐसे लिख के भेज देना श्री गणेशाय नमः, ताकि मेरा दिल मेरे भाई गदगद हो जाए, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास मेरे भाई? जरूर मुझे बताना, कितना कुछ आपने मेरे भाई सीखा, कितना आपने मेरे भाई यहाँ से नोट्स किया। और मेरे भाई मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, आप वहां से ढेर सारा प्रैक्टिस करना। मैं आपको एग्जांपल्स तो आपको 6-7 बताए हैं, लेकिन मेरे पास जो नोट्स है ना उसमें ढेर सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना बहुब्रीहि समास, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ऐसे देखो मेरे भाई, दिख रहा है ना बहुब्रीहि समास, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, पीतांबर, आशुतोष, दशानन, चतुरानन, सुग्रीव,
पंचमुखी, नीलखंड, चंद्रमौली, शुक्रपाणी, चतुरपाणी, अजाशत्रु, मुरलीधर, ठीक है, गजानन, श्वेतांबर, ऐसे ऐसे करके देखो मेरे भाई इतने सारे हैं। और साथ ही यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी लिखी गई, तो ये सब आपको मेरे भाई नोट्स में यहाँ पे देखो मेरे भाई सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वहां पे मैं आपको तत्पुरुष समास के एक एक उदाहरण बताया हूँ, और यहाँ पे मेरे भाई तत्पुरुष समास के ढेरों ढेरों उदाहरण है, ठीक है। तत्पुरुष समास के ढेरों ढेरों उदाहरण है, ऐसे आपको दिख रही है ना। तो समझ लो मेरे भाई कि मैं आपको सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल बताया हूँ, नोट्स में आपको दे दूंगा मेरे भाई, तो वहां से आप सारे एग्जाम्पल्स मेरे भाई नोट कर सकते हो, सारे एग्जाम्पल, ठीक है, याद कर सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी क्लास मेरे भाई, मुझे जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, खूब मेहनत से पढ़ना मेरे भाई, अगली वीडियो में जरूर आना। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप सभी का वेलकम, और कोई भी इसमें मेरे भाई त्रुटि अगर हुई होगी तो उसे सुधारने की कोशिश करना, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना अपना।